नमः संस्कृताय मित्रों, अहम वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम आपको संस्कृत के जो हल प्रश्न पत्र था, प्रश्नोत्तरी विगत प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी चल रही थी, उसमें भाग आज 8 है और भाग 7 है आज। और भू धातु का प्रश्न देखिए। भू धातु का भवामी रूप है। भू धातु का भवामी रूप है लट लकार का, लोट लकार या लृट लकार या लंग लकार। तो ये लट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन है। फिर देखिए, पठिश्यामी रूप है लट लकार, लोट लकार, लृट लकार या लंग लकार। पठिश्यामी में लृट लकार होगा। ठीक है। फिर देखिए, लंग लकार सूचक है वर्तमान काल का, भूतकाल का, भविष्य काल का या आज्ञार्थक लकार का। तो लंग लकार भूतकाल का होता है। ददा धातु रूप दा धातु के किस लकार का रूप है? तो लट लकार का है या लोट लकार या लंग लकार या लृट लकार। तो ददात है लंग लकार। फिर देखिए, बालक मोदकम रोचते, यह अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा बालकेन मोदकम रोचते, बालकाय मोदकम रोचते, बालकात मोदकम रोचते या बालकः मोदकम रोचते। तो इसमें बालकाय मोदकम रोचते होगा, क्योंकि रोज धातु में चतुर्थी विभक्ति में आता है। तो बालकाय चतुर्थी विभक्ति में होगा। उभयतः कृष्णस्य गोपः, अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप होगा उभयतः कृष्णः गोपा, उभयतः कृष्णम गोपा, उभयतः कृष्णेन गोपा, उभयतः कृष्णाय गोपा। क्योंकि उभय धातु के साथ जो है द्वितीय विभक्ति होती है, तो ये कृष्णम में आएगा। उभयतः कृष्णम गोपाः। त्वम पाठम पठतु का शुद्ध रूप होगा त्वम पाठम पठानी, त्वम पाठम पठताम, त्वम पाठम पठन्तु और या त्वम पाठम पठ। तो त्वम पाठम पठ यह आएगा। ठीक है, त्वम पाठम पठ। अहम ग्रामम गच्छसि, अशुद्ध वाक्य का शुद्ध वाक्य होगा क्या? अहम ग्रामम गच्छसि, अहम ग्रामम गच्छति, अहम ग्रामम गच्छामि या अहम ग्रामम गच्छामि। अहम ग्रामम गच्छामि, यह इसका उत्तर होगा। संस्कृत शिक्षण की विधियों में निम्नलिखित विधियां में से कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है? प्राचीन विधि, मध्यकालीन विधि, नवीन विधि या नवीनतम उपागम विधि। तो ये मध्यकालीन विधि होती है। संस्कृत व्याकरण की शिक्षण की प्राचीन व अर्वाचीन इन दोनों विधियों में से निम्न में से कौन सी विधियां दोनों में सम्मिलित है? सूत्र विधि अथवा कंठस्थीकरण विधि, अन्वयत व्यतिरेक विधि, सहयोग समवाय विधि या आगमन निगमन विधि। तो ये आगमन निगमन विधि होगा। संस्कृत अनुवाद शिक्षण में दुभाषा विधि से क्या तात्पर्य है? इसमें पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक पाठ के अंत में अनुवाद हेतु वाक्य दिए जाते हैं, या इसमें एक व्यक्ति मातृभाषा में बोलता है तथा दूसरा व्यक्ति उसका संस्कृत रूपांतरण करता है। तो यही आंसर होगा इसका। संस्कृत पद शिक्षण में गीत तथा नाट्य किन स्तर की कक्षाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो प्रारंभिक कक्षाओं के लिए होता है। संस्कृत पद शिक्षण में अन्वय का बहुत महत्व है। अन्वय से क्या तात्पर्य है? पद का उच्चारण करना या पद में प्रयुक्त शब्दों को कर्ता या क्रिया कर्म के अनुसार क्रम में लगाकर वाक्य बनाना। तो यही इसका आंसर होगा। पद में प्रयुक्त शब्दों को कर्ता क्रिया कर्म के अनुसार क्रम में लगाकर वाक्य बनाना। ठीक है मित्रों, आगे की प्रश्नोत्तरी देखिए। कादम्बरी शब्द का अर्थ है कदम ऋषि की कन्या, कदम वृक्ष की मंजरी, मदिरा या अमुत। तो ये मदिरा होगा। शुकनासोपदेश में शुकनास कादम्बरी कथा में कौन है? राजा, मंत्री, युवराज या चांडाल। तो ये मंत्री है। शुकनासोपदेश में शुकनास के अतिरिक्त दूसरा पात्र है वैशंपायन, चंद्रापीड़, तारापीड़ या शूद्रक। तो ये चंद्रापीड़ है। किसके गुण दोष का वर्णन शुकनास ने किया है? राजा के, युवराज के, लक्ष्मी के या प्रजा के। तो ये लक्ष्मी के है। राजतंत्र शासन परंपरा में उपदेश दिए जाते हैं विवाह संस्कार के अवसर पर, राज्याभिषेक के अवसर पर, विद्योपार्जन के अवसर पर, वानप्रस्थ जाने के अवसर पर। तो राज्याभिषेक के अवसर पर होते हैं। कादम्बरी रचना के लेखक कौन है? भट्ट नारायण है, भट्टोजी दीक्षित हैं, बाणभट्ट है, दंडी है। तो ये बाणभट्ट है। कादम्बरी रचना साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आती है? चंपू काव्य, महाकाव्य, कथा या आख्यायिका। तो ये कथा है। कादम्बरी कथा
कादम्बरी रचना एक सुंदर उदाहरण है गद्य काव्य का, पद्य काव्य का, मिश्रित काव्य का या उपयुक्त में से किसी का नहीं। तो ये गद्य काव्य का होगा। बाणभट्ट की शैली की प्रमुख विशेषता है कांता सम्मित उपदेश की सरस शैली, अलंकार प्रधान शैली, दोनों का सम्मिश्रण। इसमें दोनों का सम्मिश्रण होगा। बाणभट्ट की शैली की जो प्रमुख विशेषता है, इसमें कांता सम्मित उपदेश की सरस शैली होगी, अलंकार प्रधान शैली, ये दोनों का ही। कादम्बरी के कथानक का मूल स्रोत क्या है? महाभारत है, रामायण है, उत्पाद्य है या गुणाढ्य की बृहत कथा है? तो गुणाढ्य की बृहत कथा है। शिवराज विजय साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? कथा के, आख्यायिका के, ऐतिहासिक उपन्यास है या फिर निबंध संग्रह? तो ऐतिहासिक उपन्यास के। शिवराज विजय के रचनाकार हैं बाणभट्ट, दंडी, पंडित छमाराव या पंडित अंबिका दत्त व्यास। तो इसमें पंडित अंबिका दत्त व्यास होगा। फिर देखिए शिवराज विजय रचना के नायक है महाराष्ट्र केसरी शिवाजी, शिवाजी या औरंगजेब या अफजल खान? तो महाराष्ट्र केसरी शिवाजी। शिवराज विजय में प्रयुक्त ताम्रचूड़ भक्षण पातकेन का अर्थ है मुर्गा खाने के पाप से। शिवराज विजय में एक विप्र कन्या का अपहरण किया था। द्रोणियों ने, एक यवन बालक ने, जंगली जाति के लोगों ने या आर्यों ने? किसने किया था एक विप्र कन्या का अपहरण? एक यवन बालक ने किया था। विप्र कन्या की उपमा दी गई है लक्ष्मी देवी से, पार्वती से, सरस्वती से, दुर्गा देवी तो सरस्वती से। ब्रह्मचारी बालकों ने पहाड़ से उतरकर आने वाले योगी से प्रार्थना कि अपने आश्रम में आने की। महमूद निवासी था बुखारा का, यरूशलेम का, तारकंद का या गजनी का? तो महमूद निवासी था गजनी का। महमूद ने भारत पर आक्रमण किया, भारत की धन संपत्ति लूटने के लिए, इस्लाम के प्रचार के लिए, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए। उपयुक्त तीनों। तो ये उपयुक्त तीनों ही हो जाएगा। क्या क्या? भारत की धन संपत्ति लूटने के लिए ही महमूद ने भारत पर आक्रमण किया था, और इस्लाम के प्रचार के लिए भी किया था, ये अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए भी किया था। ये तीनों ही उपयुक्त, तीनों ही सही हैं। पवित्र भारत के पराधीन होने का कारण था पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की आपसी फूट। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की आपसी फूट होगी। पंडित अंबिका दत्त व्यास की अन्य रचनाओं में शामिल है बिहारी बिहार, सांबत नाटक, शिव विवाह या भारत भारती? तो सांबत। ठीक है। किरातार्जुनीयम के रचनाकार हैं कौन? भारवी, भवभूति, कालिदास या श्रीहस? तो भारवी। किरातार्जुनीयम शीर्षक में प्रयुक्त किरात शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चांडाल जाति के लिए, किरात नामक पात्र के लिए। शिव जो किरात वेशधारी है, अर्जुन जो किरात वेशधारी है। तो शिव जो किरात वेशधारी है। ठीक है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के आधार पर पांडव कहाँ निवास कर रहे थे? खांडव वन में, अद्वैत वन में, वृंदावन में या द्वैत वन में? कहाँ पर कर रहे थे? तो वे कर रहे थे द्वैत वन में। ब्रह्मचारी विप्र का वेश धारण करने वाला गुप्तचर कौन था? यक्ष, वनेचर, ब्राह्मण या वैश्य? तो वनेचर। हित मनोहारी च दुर्लभम वचन का अर्थ है हितकारी वचन दुर्लभ होता है, मनोहारी वचन दुर्लभ होता है, हितकारी और प्रिय वचन दुर्लभ होता है। तो हितकारी और प्रिय वचन दुर्लभ होता है। वरम विरोधोपि समम महात्मपि के अनुसार खलजनों के संपर्क की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। साधुजनों का साथ, साधुजनों का विरोध, दुष्ट जनों का साथ या मूर्ख लोगों का विरोध? तो साधुजनों का विरोध। फिर देखिए राजाओं का स्वभाव होता है दुर्विज्ञ, द्विज्ञ, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष? तो दुर्विज्ञ। प्रविश्य कृष्णा सदनम महिभुजा में कृष्णा का तात्पर्य है कृष्णा से, द्रौपदी से, कुंती से या इनमें से कोई नहीं? तो ये द्रौपदी से है। फिर देखिए भवंती माया विषु ये न माइना पंक्ति का भाव साम्य निम्नलिखित में से किसके साथ सही बैठता है? जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे के संग वैसा, तो जैसे के संग तैसा। मित्रों ये थी आपकी 2011 की जो हल प्रश्न पत्र था, ये आज हमने कंप्लीट करा दिया है भाग 7 में। और कल हम आपको 2010 की जो TGT संस्कृत की चयन परीक्षा थी उसमें आए हुए प्रश्न हैं वो कराएंगे। और वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक, नहीं हुआ तो सब्सक्राइब और लाइक अवश्य
कमेंट्स भी करिए, लाइक्स अवश्य करिए। और मित्रों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। ठीक है। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।